बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की इतिहास का चौथा पाठ औद्योगीकरण का युग। इस पाठ से जो प्रश्न बन सकते हैं और महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। सन 1900 में ईटी पाल म्यूजिक कंपनी ने संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी, जिसकी जिल्द पर डॉन ऑफ द सेंचुरी, नई सदी के उदय की तस्वीर बनी थी। तो यह प्रश्न खाली स्थान में या सत्य असत्य में आ सकता है। प्राच्य किसे कहा जाता था? तो भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को प्राच्य देश कहा जाता था। आमतौर पर यह शब्द एशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता था। औद्योगीकरण से क्या आशय है? औद्योगीकरण का आशय है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के स्थान पर मशीनीकृत अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना। तो औद्योगीकरण क्या है? मशीनीकृत अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना। औद्योगिक उत्पादन किसे कहा जाता है? तो मशीनों द्वारा फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन को औद्योगिक उत्पादन कहा जाता है। औद्योगिक श्रमिक किन्हें कहा जाता है? फैक्ट्रियों या कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को औद्योगिक श्रमिक या मजदूर कहा जाता है। गिल्ड्स कौन होते थे? गिल्ड्स उत्पादकों के संगठन होते थे। गिल्ड्स कौन थे? उत्पादकों के संगठन। स्टेपलर, ऐसे व्यक्ति को स्टेपलर कहा जाता था जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता या छांटता था। तो ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को छांटता था उसे स्टेपलर कहा जाता था। फुलर, ऐसा व्यक्ति जो फुल करता था, यानी चुन्नटों के सहारे कपड़ों को समेटता था। तो फुलर कौन था? जो चुन्नटों के सहारे अर्थात तह लगाकर कपड़ों को समेटता था, उसे फुलर कहा जाता था। कार्डिंग, कार्डिंग कताई के लिए धागे या ऊन को तैयार करने के लिए की प्रक्रिया है। तो कार्डिंग क्या था? वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन को कताई के लिए तैयार किया जाता था। लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में क्यों जाना जाता था? लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी, इसलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाने लगा। नई सदी के उदय का प्रतीक किसे माना जाता है? तो कपास को नए युग का पहला प्रतीक माना जाता था। कपास को नए युग का पहला प्रतीक माना जाता था। सूती कपड़ा मिल का जनक किसे माना जाता है? रिचर्ड रिचर्ड आर्कराइट ने सबसे पहले सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा तैयार की थी, इसलिए सूती कपड़ा मिल का जनक रिचर्ड आर्कराइट को कहा जाता है। जेम्स वाट ने 1871 में न्यू कामेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार कर नए इंजन को पेटेंट करा लिया था। तो न्यू कामेन ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था, लेकिन जेम्स वाट ने उसमें कुछ सुधार करके 1871 में उसे अपने नाम से पेटेंट करा लिया था। उद्योगपति नई तकनीक को अपनाने में क्यों हिचकिचा रहे थे, अथवा शुरू शुरू में औद्योगिक बदलावों की गति बहुत धीमी होने का कारण क्या था? तो शुरू शुरू में औद्योगिक बदलावों की गति बहुत धीमी होने का कारण था कि नई तकनीक बहुत महंगी थी, मशीनें अक्सर खराब हो जाती थी। तीसरा, मशीनों की मरम्मत का खर्च भी अधिक आता था। चौथा, उद्योगपतियों को श्रमिकों की कमी या वेतन के मद में भारी लागत जैसी कोई परेशानी नहीं थी, अर्थात श्रमिक बहुत सस्ते मिलते थे। जिन उद्योगों में मौसम के आधार पर उत्पादन घटता बढ़ता रहता था, वहां मशीनों की बजाय मजदूरों को ही काम पर रखना ज्यादा लाभदायक था। इसलिए शुरुआत में उद्योगपति मशीनों का इस्तेमाल करने से हिचकिचा रहे थे। क्या कारण है कि विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन के उच्च वर्ग के लोग हाथ से बनी चीजों को अधिक महत्व देते थे?
तो विक्टोरिया कालीन लोग हाथ से बनी चीजों को महत्व इसलिए देते थे कि हाथ से बनी चीजों को परिष्कार और सुरुचि का प्रतीक माना जाता था। उनकी फिनिश अच्छी होती थी और उनको एक-एक करके बनाया जाता था। उनका डिजाइन अच्छा होता था। ब्रिटेन में 19वीं सदी के मध्य में 500 तरह के हथौड़े और 45 तरह की कुल्हाड़ियां बनाई जा रही थीं। यह सब हाथ से बनाए जाते थे। अब प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी क्या थी और महिलाओं ने इस पर हमले क्यों किए? तो स्पिनिंग जेनी एक मशीन थी जिसको जेम्स हरग्रीव्स ने 1764 ईस्वी में तैयार किया था। तो 1764 ईस्वी में जेम्स हरग्रीव्स ने एक कताई अर्थात धागा बनाने वाली मशीन बनाई जिसमें कताई की प्रक्रिया तेज हो गई। पहले यही काम महिलाओं द्वारा घर पर किया जाता था। बेरोजगारी की आशंका से महिलाओं ने मशीन पर हमले किए। तो स्पिनिंग जेनी क्या थी? एक मशीन थी जिससे धागा बनाया जाता था। 1840 के दशक में रोजगार की स्थिति का वर्णन कीजिए। अथवा यह भी प्रश्न आ सकता है कि 1840 के दशक में रोजगार में वृद्धि के क्या कारण थे? 1840 के दशक में शहरों में निर्माण की गतिविधियां तेजी से बढ़ी, सड़कों को चौड़ा किया गया, नए रेलवे स्टेशन बने, रेलवे लाइनों का विस्तार किया गया, सुरंगें बनाई गई, निकासी और सीवर व्यवस्था बिछाई गई, नदियों के तटबंध बनाए गए, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। गुमास्ता, यह प्रश्न भी आ सकता है, गुमास्ता कौन था और गुमास्ता के कार्य क्या थे? तो गुमास्ता कंपनी द्वारा बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए तैनात किए गए वेतनभोगी कर्मचारी को गुमास्ता कहा जाता था। तो कंपनी द्वारा बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए जिस व्यक्ति को तैनात किया जाता था उसे गुमास्ता कहते थे। गुमास्ता के कार्य क्या थे? बुनकरों पर निगरानी रखना, माल इकट्ठा करना और कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करना। मुंबई में पहली कपड़ा मिल 1854 में लगी और 2 साल बाद उसमें उत्पादन होने लगा। देश की पहली जूट मिल बंगाल में 1855 में और दूसरी 1862 में चालू हुई। 1860 के दशक में कानपुर में एल्गिन मिल खुली। तो एल्गिन मिल कानपुर में 1860 के दशक में खोली गई। जमशेद जी जीजी भोये कौन थे? जमशेद जी जीजी भोये एक पारसी बुनकर के बेटे थे। अपने समय के बहुत सारे लोगों की तरह उन्होंने भी चीन के साथ व्यापार और जहाज उड़ाने का काम किया। उनके पास जहाजों का एक विशाल बेड़ा था। द्वारकानाथ टैगोर कौन थे? तो यह एक व्यापारी थे। उनका विश्वास था कि भारत पश्चिमीकरण और औद्योगिकरण के रास्ते पर चलकर ही विकास कर सकता है। 1917 में कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले सेठ हुकुमचंद थे। जावर, उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए कोई पुराना और विश्वास पात्र कर्मचारी रखते थे। उन्हें जावर कहा जाता था। अलग अलग इलाकों में इन्हें सरदार या मिस्त्री आदि भी कहते थे। तो जावर कौन थे? उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए जिस व्यक्ति को रखते थे उसे ही जावर कहा जाता था। भाई भोसले कौन थे? भाई भोसले मुंबई के ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता थे। प्रथम विश्व युद्ध का भारत की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा? तो भारत पर की अर्थव्यवस्था पर प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रभाव था वह नंबर 1, ब्रिटिश कारखाने सेना की जरूरत को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे, इसलिए भारत में माल का आयात कम हो गया। तो पहला प्रभाव क्या पड़ा कि माल का आयात कम हो गया। दूसरा, भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते आदि बहुत सारे सामान बनाए जाने लगे।
जिससे औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। तो दूसरा, भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। तीसरा, बहुत सारे नए मजदूरों को काम पर रखा गया, जिससे रोजगार बढ़ा। चौथा, युद्ध के बाद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। उपनिवेशों में विदेशी उत्पादों को हटाकर स्थानीय उद्योगपतियों ने धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत बना ली। तो इससे देशी व्यापारियों की स्थिति मजबूत बनी। तो इस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध से 4 परिणाम जो है, तो पहला, माल का आयात कम हो गया और भारत में उत्पादन बढ़ा, भारत के लोगों का रोजगार बढ़ा और भारतीय उद्योगपतियों की स्थिति मजबूत हुई। अब है फ्लाई शटल। तो फ्लाई शटल यह रस्सियों और पुल्लियों अर्थात गिर्री के सहारे चलने वाला एक यंत्र था, जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फ्लाई शटल के आविष्कार से बुनकरों को बड़े करघे चलाना और चौड़े अर्ज का कपड़ा बनाने में काफी मदद मिली। तो फ्लाई शटल क्या था? एक यंत्र था जो रस्सियों और पुल्लियों के सहारे चलता था, जिससे बड़े आकार का कपड़ा बनाने में मदद मिली। तो फ्लाई शटल से क्या लाभ हुए? इससे कामगारों की उत्पादन क्षमता बढ़ी। तो पहला लाभ तो यह हुआ कि कामगारों की उत्पादन क्षमता बढ़ी, उत्पादन तेज हुआ और श्रम की मांग में कमी आई। नए उपभोक्ता पैदा करने में विज्ञापनों की क्या भूमिका है? यह भी प्रश्न आ सकता है कि उपभोक्ता पैदा करने में विज्ञापन क्या भूमिका निभाते हैं, अर्थात विज्ञापन से क्या लाभ है। तो नए उपभोक्ता पैदा करने में विज्ञापन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला, विज्ञापन विभिन्न उत्पादों की को जरूरी बना देते हैं, लोगों की सोच बदल देते हैं। तीसरा, नई जरूरतें पैदा कर देते हैं, लोगों को वह उत्पाद जरूरी लगने लगता है। उत्पादों पर लेबल लगाने से क्या फायदे हैं? यह भी प्रश्न आ सकता है, उत्पादों पर लेबल लगाने से क्या फायदे हैं? तो इसके फायदे हैं, नंबर 1, खरीदारों को कंपनी का नाम व उत्पादन की जगह का पता चल जाता है। दूसरा, लेबल ही चीजों की गुणवत्ता का प्रतीक भी होता है। तीसरा, लेबल पर देवी देवताओं या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की तस्वीर के बहाने निर्माता यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर या वह व्यक्ति भी चाहता है कि लोग उस चीज को खरीदें। इस प्रकार से लेबल से उत्पाद की गुणवत्ता पता चलती है और लोग उसको खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं। 1928 के ग्राई वाटर कैलेंडर में बाल कृष्ण की छवि का इस्तेमाल किया गया था। ये कुछ 4-5 प्रश्न हैं जो किताब के पीछे दिए गए हैं और सत्य असत्य में भी आ सकते हैं। तो 1928 के ग्राई वाटर कैलेंडर में बाल कृष्ण की छवि बनी हुई थी। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की कुल श्रम शक्ति का 20% ही तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहा था। शेष श्रम शक्ति घरेलू उद्योगों में ही लगी हुई थी। 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतरराष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था। अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप भारत के कपास निर्यात में वृद्धि हुई और फ्लाई शटल के आने से हथकरघा कामगारों की उत्पादकता में सुधार हुआ। तो ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं किताब के पीछे सत्य असत्य में, जैसे इसमें 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की कुल श्रम शक्ति का किताब में जो दिया गया है वो 80% है, वो गलत है, जबकि 20% ही उद्योगों में लगे थे, 80% लोग घरेलू उद्योगों में काम कर रहे थे। तो इस पाठ से जो प्रश्न बन सकते थे वो सारे इसमें समाहित कर लिए गए हैं।